सिगरी समझते हो, है ना? सारे के सारे आएंगे, उसको क्या बोलते हैं? सिगरी। तो कल आप सबको सिगरी नूता है ना? सबको आना है आपको भंडारे में। सारे कार्ड लेके आना। क्या लेके आओगे? कार्ड। तो दोस्तों के पास कार्ड नहीं होगा ना, तो वो नहीं आ सकते। तो है ना, तो सबको क्या लेके आने हैं? कार्ड। और क्लास वाले टाइम ही आना है, वरना वहां पे मैनेजमेंट बिगड़ता है। और आजकल हुआ ये है, मुझे लगता है ये भी डिग्रेडेशन है अपने आप का एक, कि पहले ये भंडारे बहुत शांति काल से हुआ करते थे हमारे। बहुत आराम से टाबर जाते, एंजॉय करते, पुराने बच्चे आते उनसे मिलते, कोई टॉपर्स आते उनसे मिलते, आराम से क्लासों में आगे बैठ जाते, हम क्लास भी ले लेते और साथ में बच्चों का एंजॉय भी हो जाता, खाना पीना भी हो जाता। अब जब ज्यादा भीड़ हुई है तो फर्जी आते हैं, है ना? इतनी कोचिंगे हैं इस पूरी लाइन पे, कोई स्टूडेंट निकलता हुआ जब देखता है खाना बन रहा है तो कोई भी आके घुस जाता है। इसलिए कार्ड जरूरी है। फिर पहले भी आ जाया करते थे, ऐसा नहीं कि अभी फर्जी आते हैं, पहले भी आ जाया करते, पर पहले आने वालों की संख्या कम हुआ करती। तो 100 घुस गए, 200 घुस गए, तो पूरे दिन में यदि 100 200 घुस गए तो अपने को भी कोई पता चलता था नहीं। पता भी चल जाता ये है तो उसकी तरफ देखते नहीं, बढ़ने दो रे, रोटी तो खा रहा है और क्या करेगा, जिम लेने दो इसको, जिम लेने दो। बाकी फर्जी पकड़ में तो देखते ही आ जाता है कि जो इस प्रकार से खाना खाने के लिए आता है वो प्लेट में 20 एक रसगुल्ले एक साथ रखता है और यूं जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करता है, और लगता है क्या पता पकड़ लेंगे तो बाद में क्या होगा, और हमेशा इसी धुन में रहता है कि भाग जाऊं। तो अपने लगता है कोई बात नहीं। पर अब जब ज्यादा संख्या में आते हैं तो और कोई डर नहीं है। डर ये रहता है कि जब भीड़ भड़ाका ज्यादा होता है, इस प्रकार का कोई भी लड़का या तो चोरी करके भागने की कोशिश करता है या कोई लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करता है। और पिछली बार हमने ये देखा, भयंकर तरीके से देखा, कि मान ही नहीं रहे किसी की बात, कि वहां गेट बंद करना पड़ा कि हम किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे अब। और भीड़ है जो कह रही है कि हम गेट को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। मुझे लगता है स्टूडेंट तो इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट होता है वो तो सर जाके कहे मैनेजमेंट वाला को, जब भाई रुक जाओ एक बार, अंदर भीड़ है। वरना मैं हमेशा ही देखता हूँ कि अपने जो स्टूडेंट होते हैं, देखते हैं अंदर गया टेंट में थोड़ी भीड़ है, बाहर खड़े हैं, मेरे जैसा कोई बाहर से आएगा, अरे बाहर कैसे खड़े हो, जब थोड़ी भीड़ है, थोड़ी भीड़ सड़ जाए बाद में जिमेंगे। समझ में आता है यार, उनको स्टूडेंट को लगता है अपना है, अपने को जीवना है, कोचिंग अपनी है, आराम से खा लेंगे यहाँ पे, क्यों भीड़ भड़ाका किया जाए, क्यों लड़ाई की जाए। तो उस दिन हम देख रहे थे कि भयंकर तरीके से वो लड़ाई वाले माहौल के अंदर ही लोग थे, इधर उधर से कोई उठ के आ गया। और श्याम को तो एक हलवे का दोना पड़ा था भरा हुआ, उसको उठा के भाग गए 2 लड़के। पता चला 2 इधर खड़े हुए रेलिंग के, 2 उधर खड़े हुए, हम तेरे को पकड़ा देंगे, तू भाग चढ़ा इसको लेके। कहा यार मांग लेता तो वैसे ही दे देते। यहाँ हम 10,000 लोगों को जब जिमाते हैं तो 13 14 का बनाना पड़ता है, कि भाई पता होता है कि यार क्या पता 10 की जगह 11 आ गए तो क्या करेंगे। और हर बार बचता है, आसपास के जितने अनाथालय हैं, आसपास के जो भी स्कूल वगैरह हैं, उनमें हर बार हम बांट बांट के आते हैं, यार अन्न बेकार नहीं हो, किसी ना किसी के पेट में चला जाए। शाम तक पता चल जाता है 3 4 बजे के आसपास तक कि अपने पास इतने बच्चे बच्चे हैं और इतना अपने पास में खाना और बचा हुआ है। खाना डिस्ट्रीब्यूट करो भाई जहां जहां पे अपने भेज सकते हैं, वृद्धाश्रम में, अनाथालय में, आसपास में सब जगह वो मिठाइयां अपने पहुंचा के आते हैं कि भाई किसी के पेट के अंदर ही जाएगा। तो उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कहा गया कि भाई आज ये इस प्रकार की चोरी करने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़े, पकड़ लिया, कूटा पकड़ गया, और क्या होगा, 4 थप्पड़ खाओगे। पता चला कि इन 4 में से एक तो स्टूडेंट ही अपना, और वो इन 3 को लेके आया था। उसको घर भेजा कि तू घर जा, आज के बाद यहाँ पर दिखेगा नहीं। वो पैर पड़ता है, बहुत बुरी हालत होती है। जब आप फर्जी को पकड़ ले तो यूं लगता है उसको कि ये धरती पड़ जा रही है, मर जाए। तो इस प्रकार से करते हैं कि मतलब नंगे कर दो भले ही आप, पर अब छोड़ दो, एक बार छोड़ दो और क्या करो। इतने लगता है यार क्यों किया तो तूने ये काम, तो स्टूडेंट है। फिर क्या है, आरएस की तैयारी करने वाला बच्चा फिर भी सिंसियर होता है। यहाँ आरएस वाली कोचिंग अपनी है, बाकी सारे बाद में कांस्टेबल और पटवारी है। वो किसी के अंदर ही घुसते हैं और बाद में लड़कियों से बदतमीजी वाली शिकायतें मुझे पता है और आएगी। इसलिए कहा गया इसको स्ट्रिक्टली बैन किया जाए, केवल और केवल जिसके पास कार्ड हो उसी को एंट्री दी जाए, और जिसका जो बैच का टाइम है उसको दिया जाए। वरना क्या करते हैं, कई बार लोगों ने आजकल ऐसे करना शुरू कर दिया, आपका एक बैच का बच्चा, आप तो आओगे शाम को, आपने अपने दोस्त को कार्ड दे दिया कि तू सुबह जिम किया जा। अब मैं नहीं कर रहा आप सारे को ऐसा करते हो, क्लास में यदि कोई 15 बच्चे भी ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ पर तो बैच 20 है, तो 300 400 तो सीधे फर्जी घुसाए ना। और वो साफ साफ पता चलता है, पिछली बार दिलीप वो कोई खा रहा था, हम घुसे, मतलब दिलीप सर आपकी क्लास में आए भी नहीं होंगे, तो भी उनको पता रहता है कि भाई कौन बच्चा अपना है कौन बच्चा अपना नहीं। वो गुस्से तो कोई लड़के खड़े थे, उनको देखते लगा कि फर्जी है। भाई अपना स्टूडेंट होता है, सर को देखते नमस्ते भी करेगा,
शांत भी हो जाएगा। बात करते होंगे तो स्टूडेंट के घर चुप हो जा, सर आ रहे हैं आपस में। अब सर गए वो आपस में कोई बात कर रहे होंगे तो सर ने पूछा और, उसने कहा ठीक है। उसने पूछा और कौन से बैच में हो, तो बैच के नाम वाम तो थोड़े बहुत पता ही होते हैं। तो उसने बोला कोई B5। सर ने कहा क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें, उसने कहा आर्ट्स। दूसरा सब्जेक्ट का साइंस। सर ने कहा तू कॉमर्स मत बोल देना, बाकी सब ठीक है अपने आप के अंदर। इसलिए आप तो जो 1 बजे के आसपास लोग आ पाते हो, क्लास 2 बजे से होती है आपकी, 1 बजे के आसपास आना शुरू हो जाते तो उस टाइम आ जाना। वहां पे बाकायदा आप आके पहले यहीं पे बैठ जाना, यहाँ पे आके बता देंगे, फिर वहां लेके चले जाएंगे, वहां पे आराम से जिम लेना, वापस आ जाएंगे क्लास के अंदर, वापस आ क्लास ले लेना, है ना। और ये इस बार, पिछली बार फिर हमने पिछली बार एक ये कहा कि यार अपने पार्किंग वाला इलाका छोटा है, और इलाका छोटा इसलिए भीड़ ज्यादा हो गई, जबकि इलाका छोटा नहीं था। इस प्रकार से अचानक जब भीड़ उमड़ेगी तो मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। वरना क्या हमारे दिमाग में रहता है इस बैच में इतने बच्चे इतने बजे जाएंगे तो ये बैच निकल जाएगा, ये बच्चे घुसेंगे तो वहां पर इतनी भीड़ होगी, इतने लोग चाहिए वहां पर, इतना अपने को खाना चाहिए वहां पर, अब ये बैच निकल जाएगा इस बैच को भेजेंगे, ये वाला मैनेजमेंट रहेगा। तो यार ये करना पड़ेगा, वरना तो फिर भीड़ भड़ाका हो, धक्का मुक्की हो, एक दूसरे के ऊपर गिरे। एक बच्ची को पटक दिया था पिछली बार, उसके ऊपर से रोनते हुए निकल गए। ये कैसे सहनीय हो सकता है। और ये केवल और केवल फिर अपने बच्चे नहीं थे, वरना रुक जाए। भाई आपके सामने आपकी क्लास का एक बच्चा गिर जाए तो आप उठाने के लिए नहीं उठो, उठाना छोड़िए, उसके ऊपर से निकल गए थे। वो मरी नहीं, ये ठीक है, मार दे ऐसे भीड़ के अंदर तो बाद में कहा गया कि नहीं भाई ये फिर अपने बच्चे नहीं है। इतने साल तक अपने ये बहुत दिखाया था कि चलो दूसरे भी जाएंगे जिम के चले जाएंगे तो खाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब स्ट्रिक्टली अपने बच्चे ही आने चाहिए, दूसरा एक भी घुसना नहीं चाहिए। पहले हम कह दिया करते थे कि हाँ दोस्तों को ले आना, कोई बात नहीं। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे मामा का बेटा साथ में रहता है, अब मैं खाना यहाँ खा के जाऊँ तो ले आना यार, एक को और ले आना, क्या फर्क पड़ता है। बगल में ये मामे के बेटे के चक्कर में भगवान जाने किसके बेटे आते हैं। अपना नुकसान क्यों करें, हम इंजॉय करने के लिए जाएंगे वहां पर, ये देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अरे बस उधर कहानी दूसरी है कि इस बदायूं में एक राजा राज कर रहे थे जिनका नाम था सेतराम जी। क्या नाम था, बदायूं के राजा कौन है, सेतराम जी नाम करके बदायूं के राजा है। और सेतराम जी के बारे में सी कहानी है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे, 100 बेटे। वो मैंने बताया था, इसमें हंसने वाली कतई कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मेवाड़ का अंतिम राजा बताइए जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, मतलब हमने जो पढ़ा वो राजा कौन सा है, भीम से। अंग्रेजों के साथ संधि की, इसका मतलब कब की बात हो गई, 1818। मतलब 1818 में भीम सिंह राजा, इसके 95 टावर थे, 95 ऑन रिकॉर्डेड है। और ज्यादा पुराना नहीं, इस वाली बातें तो माननी पड़ेगी, एक एक का नाम है, स्वाभाविक बात है। और इस पे फिर क्यों हंसे, आज की 3 पीढ़ी पहले अपने सबके घर में 12 12 13 13 बैठे थे, तो किस बात की हंसी आए। और वो तो एक से, कि एक महिला है उससे 12 13 है, तो यदि राजा की रानियां ही 15 है तो टाबर तो 100 होने हैं। तो सेतराम जी के लिए कहा जाता है कि सेतराम जी के कितने बेटे थे, 100 बेटे थे। तो ये कहानियां और है कि गुणचासा सीओ बडो सीए बड़ा 50, गुणचासा सीओ बडो सीए बड़ा, कि 49 से सिया बड़ा था, मतलब 49 से तो बड़ा कौन था, सिया। और सीए से बड़े और कितने थे, तो सिया कौन से नंबर पे, पक्का कैसे, 50 पे होगा कि 51 पे, 50 पे होगा। कैसे होगा तू बता, तू वीडियो सुन के आया खाली, मेरा तेरे को आता कुछ ही है नहीं, तेरे पहले क्लास से सुनी हुई और कुछ नहीं आता तेरे को। हाँ 51 है तो बताओ, देखे 51 कैसे है, मन मन तो आप ही सोच रहे हो 50 है, तो 50 पे ही होगा। 49 सीओ बडो सीए बड़ा 50, 49 से सिया बड़ा है और सीए से बड़े और कितने बच गए, 50 हुए। हाँ 50, 49 सीओ बडो सीए बड़ा 50, 49 सीहा 49 से बड़ा है और सीए से बड़े 50 है। तेरा नहीं लगेगा दिमाग। हाँ हाँ, बच्चे 101 है नहीं 100 है।
अरे चुप रह रहे तुम पहले सुन के आता फिर फर्जी बातें करता बीच में। वरना कल डूंगरपुर बांसवाड़ा में तू एक नहीं बोला, क्योंकि तेरे कुछ नहीं आता डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बेटा रजिस्टर और देख रहा था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ गया, क्योंकि तेरे वाले रजिस्टर में डूंगरपुर बांसवाड़ा ही नहीं। मैंने पढ़ाई पहली बार थे, तो सुन के आगे पीछे मत बोला कर। बताओ देख। हाँ हाँ सारे यार मैथ्स के विद्यार्थी हो। चलो मुझे एक सिंपल सी बात कहो, यदि आप 6 भाई बहन हो, कितने भाई बहन हो, आपसे 3 बड़े हैं, तो आप कौन से नंबर पे होगे? चौथे। सिंपल लॉजिक है यार। सीए से बड़े 50 है, सीए से बड़े। आप क्या करते हो, जब भी मैं हर क्लास में बोलता हूं तो बच्चे कहते हैं, मैं कहता हूं सिया कौन से होंगे? सर 50 50, क्योंकि आप नीचे से गिनते हो। आप उल्टा गिनना शुरू करते हो। उल्टा कैसे गिना जाएगा? ऊपर की तरफ से गिनेंगे कि सीए बड़ा 50, सीए से बड़े कितने हैं? 50, सीए से पहले हो गए 50, है ना। हम मान लो 6 भाई बहन है और मेरे से 3 भाई बहन बड़े हैं, इसका मतलब मैं चौथे नंबर पे हूं। जितने बड़े होंगे उसके बाद वाला नंबर ही तो गिना जाएगा। तो 49 से सिया बड़ा है, और सीए से बड़े कितने हैं? तो सिया कौन से नंबर पे हो गया? यही समझ, आप पल्ले पड़ रही है बात। तो सिया कौन से नंबर पे हो गया? ठीक है। तो सेतराम जी के टोटल बेटे कितने थे? 100। उनमें सिया कौन से नंबर पे? तो 49 सीओ बड़ा और सीए बड़ा 50। ये सीए से बड़े कितने हो गए? 50। सीए से बड़े हो गए 50, और सीए से छोटे कितने हो गए? 49। तो सिया कौन से नंबर पे? ऐसी कहानियां हैं कि सिया जब पैदा हुआ था उस टाइम में, अब तो क्या घड़ियां आ गई है ना, घड़ियां आ गई तो क्या करते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं। जैसे टाबर होता लेते 5:45 फिर पंडित जी कहते हैं, पंडित जी बता दो इसका भविष्य। और पंडित जी कहते हैं क्या है इसके? राजयोग। क्या है? राजयोग है। पहले घड़ियां तो होती नहीं थी। पहले क्या करते कि जब भी बच्चा पैदा होता तो सूरज और चांद की छाया देखते, और सूरज और चांद की छाया देख के निशान लगाते। और अभी भी गांव में डोकरे सूरज की छाया देख के टाइम बता देते हैं, है ना। खेतों में जब काम करते घड़ियां वगैरह, तो अब आई यार मोबाइल तो अब हुए हैं। पहले यूं झोंपड़ा है, झोंपड़े की छाया कितनी पड़ रही है, तो छाया देख के कहते हैं कि 3 बज गई, चाय बना लो, है ना। कि छाया यहाँ आ गई, छाया यहाँ पे आ गई, इस हिसाब से आपके वो टाइम हो रहा है। तो उनके वो टाइम सेट करने का तरीका ही हुआ करता था। तो कहा गया कि भाई सूरज और चांद की जहां पे छाया पड़े वहां पे लाइन खींच लेंगे, उससे टाइम का पता चल जाएगा, तो उसके बाद भविष्य बना लेंगे। तो सिया जब पैदा होता है उस टाइम में, और जो दाई दाई तो समझते हो, दाई डिलीवरी करवाने वाली महिला, नर्स, तो उसको कहा हुआ था कि तू लाइन खींच देना। वो बेचारी भूल गई कोई, और उसको बाद में 10 एक मिनट बाद में लाइन तो खींची नहीं। और राजा आके कहेगा कि लाइन नहीं खींची, तो उसने 10 मिनट बाद में जाके लाइन खींच दी। अब अपने गांव में अभी भी तो कहते हैं कि पल पल में भाग्य चेंज हो जाता है, एक एक मिनट के अंदर, एक एक सेकंड में आपका भाग्य चेंज होता है। अब सेतराम जी थोड़ी देर बाद में पंडित जी को लेके, और पंडित जी सुबह लेके, मतलब रात को टाबर हुआ सुबह लेके, कि भाई ये यहाँ पर देख लो छाया थी चांद की, और अब इसको देख के बताओ देखे कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। पंडित जी ने वो देखा, पंडित जी ने कहा अरे तो बहुत गलत घड़ी के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, और यदि इस बच्चे का मुंह उसका बाप देख लेगा तो बाप देखते ही मर जाएगा। तो सेतराम जी ने कहा आपने क्यों देखना है भाई, कौन सी अपनी कमी है और कौन सी आगे कमी पड़ जाएगी? भगवान की कृपा है, तो दिन दुने रात चौगने हैं अपने तो। जो सेतराम जी ने वो बुलाए जल्लाद, जल्लाद समझते हो, फांसी लगाने वाले जो लोग होते थे उनको बोलते जल्लाद। जल्लाद बुलाया और कहा इस बच्चे को मारो, जंगल में ले जाओ, जंगल में ले जाके इस बच्चे को मार दो, मुझे देखना ही नहीं इसको। तो अब वो जल्लाद बेचारे जंगल के अंदर लेके गए, पर जल्लादों को भी लगा यार एक दिन का टाइम मारा कैसे जाए। उन्हें लगा ठीक है जल्लाद, जल्लाद का काम ही मारना होता है, लेकिन फिर भी यार दया नाम की चीज तो उसमें भी होती होगी। उसको लगा, यार जिलफ है यार, जिलफ तो मारा तो नहीं जाएगा अपने से। तो उनका यार नहीं मारा तो राजा जाते ही दंड देगा, तो क्या करें। तो क्या किसी यार जंगली जानवर की गुफा में फेंक दो, जानवर खा जाएगा, अपने पाप नहीं लगेगा, अपने कह देगा हमारे हाथ से तो मरा नहीं था, जानवर खा गया, और राजा भी दंड नहीं देगा। तो कहते उस बच्चे को वो एक शेर की गुफा में फेंक के आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें शेरनी सो रही थी। शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था, तो वो अपने बच्चे के साथ में सो रही थी। शेरनी ने जब आंख खोली तो देखा कि उसके पास में 2 बच्चे सो रहे हैं, एक तो मनुष्य का और एक शेरनी तो थी। उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, तो उसने उन दोनों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। डार्विन का वैज्ञानिक सिद्धांत है, डार्विन साइंस में एक सिद्धांत देता है अनुकूलन का सिद्धांत, कि व्यक्ति को जिस वातावरण में रखा जाता है उसके अनुकूलन उसका शरीर बन जाता है। कहते वो बच्चा उस शेरों के साथ में रहा तो शेरों की तरह बिहेव करने लग गया। वो अपने दोनों हाथों को पैर बना लेता है और वैसे चलता है चौपाया,
है ना, मतलब यूं हाथों को पैर बना के शेर जैसे चलता है वैसे चलने लग गया। शेर की तरह खाए, शेर की तरह पिए, शेर की तरह गुर्राए, शेर की तरह थप्पड़ मारे, उन्हीं के साथ में रहे वो। अपने पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से बंगाल की तरफ जा रहे, कन्नौज के जंगलों से होकर, बदायूं के आसपास से, वहां से बदायूं के पास में निकल रहे थे, तो जंगलों के अंदर देखते हैं कि वहां जंगल में 5 शेरों की एक लड़ाई हो रही है। उनमें एक शेर जो जीत रहा है वो आदमी है, लेकिन वो बिहेव एकदम शेरों की तरह कर रहा है, वैसे ही चल रहा है। कोई शेर आ रहा है तो वैसे ही उसके थप्पड़ मार रहा है, वैसे गुर्रा रहा है, वैसे उसके बाल है। उनको लगा यार ये क्या कारनामा है, आदमियों के शेरों के साथ है और चल एकदम शेरों की तरह रहा है। बेचारे वो तो भागे, उनको लगा कि यार यदि इसने हमारी तरफ देख लिया तो ये अपने को खाएगा यार। वो भागे, आगे चल के राजा के राज में गए। राजा कौन राज कर रहे थे, और उन्होंने सेतराम जी को जा कहा कि सेतराम जी, आपके जंगलों में हमने एक भयंकर कोतक देखा है आज। क्या देखे है भाई तुम? तो उनका यार 5 शेरों की लड़ाई हो रही थी और उन शेरों में एक आदमी है, और वो आदमी जो शेर बना हुआ है वो उन चारों शेरों को मार रहा है, पर उसका बिहेव पूरी तरीके से शेरों की तरह है। सेतराम जी ने कहा सेठ सुबह से मैं ही मिला, ऐसी मजाक नहीं करते अपने। अरे का सर सौगन है आपको उसकी, और वास्तव में हमने ये देखा है। दरबार में चर्चाएं भी, यार जंगल में शेर है, शेरों में एक आदमी है। ये चर्चा उस जल्लाद तक पहुंची, जो जल्लाद उस बच्चे को फेंक के आया था, वो बेचारा दरबार में, और उसने दरबार में आके कहा कि राजा जी यदि मेरी एक गलती माफ करो, तो मेरे मन में एक बात है, कई दिनों से बतानी थी, आपके डर से बता नहीं पाया। राजा ने कहा 7 खून माफ, मतलब 7 मर्डर कर रखे हैं तो भी तेरे को सजा नहीं मिलेगी, बता तू तो क्या है। उसने कहा वो जो आपका एक बेटा था ना 51वें नंबर पे जो हुआ था, उसको आपने कहा था मार के आओ। राजा ने कहा हाँ यार, एक फिंकवाया था एक लड़का, तो उसको हम मार के नहीं आए थे, और उसको हम शेर की गुफा में फेंक के आए थे। और ये जो सेठ कह रहे हैं ना पालीवाल, हो ना हो ये टाबर वो है। वो दाई और आई, उस दाई ने कहा कि हाँ मैंने भी वो लाइन बाद में खींची थी जाके, तो वो भाग्य किसी और का ही बताया होगा, बाकी उस बच्चे का भाग्य तो ये नहीं हो रहा होगा। तो राजा ने उन सेठों को कहा भाई तुम तो जाओ, तुम्हारा काम करो, उसका मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। और राजा ने अपनी सेना भेजी कि जाओ और उसको पकड़ के लेके आओ। भाई यूं तो शेर हाथ में कैसे आए, तीर वीर मार के पहले घायल किया, उठा के लेके आए उसको। जब लाए तो उसने आंखें वांखें खोली पर बंधा हुआ था, पहले बाल वाल काटे उसके, वैक्सिंग की होगी, आगे दांत आगे निकल रखे होंगे, थोड़े खुरचे होंगे आगे से उस, फिर मिनक दिखाए उसको कि मिनक कैसे होते हैं। वापस अनुकूलन का सिद्धांत है, मिनकों के बीच में रहा तो किसकी तरह बिहेव करने लगा, मिनको जैसा बिहेव करने लगा। कच्चा मांस ही खाया करता था, उसको रोस्टेड दिया कि ये फील ले थोड़ा अलग होता है, अब वो थोड़ा ढंग से रहने लग गया है एकदम। थोड़े दिनों में पालीवाल ब्राह्मण उधर से लौटे, पालीवाल ब्राह्मण लौटे तो उन्होंने पूछा राजा से कि राजा जी हम एक बात बता के गए थे, क्या हुआ? राजा का थैंक यू यार, और आपके चक्कर में मैं मेरे बेटे से मिल पाया हूँ, और अब एकदम मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है। कहाँ है? उनका ये बेटा, अरे सर ये तो एकदम आपके साथ ही बेटा, अब शेरों की तरह नहीं रहता। नहीं नहीं, कई दिन जिंदाबाद रहता था, अब तो कपड़े भी पहन लेता है। उसको कपड़े क्यों सुहाए, जिंदाबाद रहा होगा कई दिन तक, तो काबू वाला है एकदम, मैटर सही है। और थैंक यू, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। और पाली वालों ने कहा सर हम तो आपके पास काम ही आ रहे थे, ये तो रास्ते में ये चीज देखी इसलिए बता दी थी हमने आपको। वास्तव में हम वहां पाली में जहां रहते हैं बिजनेस करते हैं, हमारे वहां पर कोई राजा नहीं है, और आप कोई अपना बंदा भेज दोगे तो वहां पर हमारे राज कर लेगा, और हम उसको बदले में क्या दे देंगे, टैक्स। राजा ने कहा चिंता मत करो, मैं तो किसी भी सेनापति को भेज दूंगा, किसी भी बेटे को भेज दूंगा जो तुम्हारी व्यवस्था संभाल लेगा। उनका किसी को नहीं, इसको भेज, ये जो शेरों के साथ रहा था इसको भेजो। वो शेरों के साथ रहा था इसलिए उसको बोलते हैं सिंहा। क्या बोलते हैं? सिंहों के साथ रहा इसलिए नाम क्या पड़ा उसका, राव तो टाइटल होता, राजाओं को राव बोलते थे। हम पढ़ते हैं सांगा के दरबार में 7 राजा 9 राव 104 सरदार थे, तो राजाओं को राव भी बोलते। तो राव तो इसलिए पड़ गया कि वो राजा बन गया यहाँ पे आके। ये सिंहों के साथ रहा तो सिंहा है, इसको भेज दिया जाए। तो ऐसी कहानियां है कि राव सिंहा राजस्थान में 7 घुड़सवारों के साथ आया था। 7 कितने घुड़सवारों के साथ? 7 20 7 बार, 20 से 7 बार, तो कितना हो गया 140। तो 140 घुड़सवारों के साथ, कितने घुड़सवारों के साथ? और पहले गांव में गिनती ऐसे ही बोलते थे, 8 9 7 2 4 ऐसे ही बोला करते। तो 7 का मतलब क्या होता है? 7 बार कितना? 20, सत मतलब 7 बार इंटू 20, तो 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 140। यहां पर आता है, यहां पर आके उन पाली वालों की रक्षा करता है। उन पाली वालों ने उसे रहने की जगह दे दी यहाँ पे, तो उसने अपनी राजधानी बनाई खेड़। राजधानी कहां बनाई?
फिर एक युद्ध के अंदर वो गायों की रक्षा के लिए लड़ाई करता है, गायों को लुटेरे लेके जा रहे थे, वो बचाने का प्रयास करता है, उस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा जाता है। जिस गांव में लड़ता हुआ मारा गया था उस जगह का नाम था बिट्ठू। कौन सा गांव था? इसलिए उसकी छतरी कहां बनी हुई है? तो राजस्थान में अब जितने राठौड़ है उनका संस्थापक यदि कोई बंदा था तो वो कौन था? क्योंकि इससे पहले वाले धवल राठौड़ के उनके बारे में कोई भी जानकारी। बाद में अपने 3 रियासतें बनी यहाँ पे राठौड़ों की, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। कौन कौन सी रियासत बनी? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। इन तीनों ये मानते कि हमारा जो संस्थापक रहा था वो संस्थापक कौन रहा था? राव सिंह। एक लाइन और लिखो नीचे। यह राजस्थान में राठौड़ों का संस्थापक था। यह राजस्थान में राठौड़ों का संस्थापक था। ही वॉज फाउंडर ऑफ राठौर इन राजस्थान। यह राजस्थान में राठौड़ों का संस्थापक था। ही वॉज फाउंडर ऑफ राठौर इन राजस्थान। ना ऊपर मैंने कल बताई नहीं थी कि राठौड़ों की रियासतें कौन कौन सी थी? लिख लो साइड में, ऊपर लिख लो, ऊपर जहां लिख रखा है राठौड़ों की उत्पत्ति, राठौड़ वंश का इतिहास, वहीं लिख लो राठौड़ रियासतें, ताकि थोड़ा याद रहेगा ना। राठौड़ रियासतें, राठौड़ स्टेट्स। मुझे लगा मैं कल लिखवा गया। मारवाड़ या जोधपुर एक रियासत, दूसरी आपके बीकानेर और तीसरी किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर वाला आपने, है ना? राठौड़ों की राजस्थान में कौन कौन सी रियासत थी? मारवाड़, मारवाड़ का नाम ही बाद में क्या पड़ गया था? जोधपुर। मारवाड़ से एक बंदा कहां चला गया? बीकानेर। और मारवाड़ से एक बंदा कहां चला गया? किशन। तो जैसे हम गोहिलों की रियासत पढ़ रहे थे, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, वैसे राठौड़ों की रियासतें कौन कौन सी होगी? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। अब सुनो, देखो एक बात और सुनो। रावसिया वाली ये कहानी है, लोग काफी पीढ़ियों से सुनाते हैं, वास्तव में ये खूब सुनाई जाती है पश्चिमी राजस्थान की कहानी। मतलब मैंने ये कहानी दूसरी तीसरी क्लास में सुन ली होगी। घरों में बहुत छोटे थे तब दादाजी ये कहानी, शेरों वाली कहानी सुनाते। तो भाई एक राजा था, वो शेरों के साथ में से पला बढ़ा था और वो अपने राजस्थान आ गया था। अब वो इतना वो भी नहीं जानते थे कि राजधानी कौन सी, छतरी कौन सी, क्यों, कैसे आ गया था, पर ये कहानी यूं सुनाई जाती थी नॉर्मली। एक राजा था, वो राजस्थान आया था, शेरों के साथ रहा था, इसलिए सीहा कहते थे उसको। ऐसा कैसा एक फोटो मेहरानगढ़ किले में लगा हुआ है। कौन से किले में लगा हुआ है? मेहरानगढ़ किले के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है, जिस पेंटिंग के अंदर बाकायदा 5 शेरों की लड़ाई हो रही है और 5 शेरों में एक शेर आदमी है और वो बाकी शेरों को पीट रहा है। और पेंटिंग बहुत पुरानी है। तो ये कहानी और चित्र काफी पुराने, लोग जानते थे इन कहानी और चित्रों के बारे में। अंग्रेजों का जब राज हुआ करता अपने, तब अंग्रेजों का एक बंदा अपने जोधपुर के किले के अंदर कई दिन तक रुक के गया। उस बंदे का नाम था रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था? रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक बंदा जोधपुर के किले में कई दिनों तक रुक के जाता। आगे जब हम किला पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, उसने किले के बारे में कई टिप्पणियां की थी। तो वो जब यहाँ पे रुका था तो उसको भी ये कहानी, उसने भी पेंटिंग देखी। पेंटिंग देखी तो उसने पूछा, बोले ये क्या है तुम्हारा? ये 4 शेर, एक आदमी, आदमी भी शेर की तरह बना रखा है। तो अपने बड़ों ने किसी ने कहा कि शेर नहीं है, सिया जी है, सिया जी। सिया जी महाराजा, हमारे तो पहले राजा यही हुए थे यहाँ पे। तो कैसे, मतलब शेरों के साथ कैसे? तो मैंने जो कहानी बताई किसी और ने और फीलिंग के साथ ये कहानी सुनाई होगी ज्यादा। जब सिया जी थे, शेरों के साथ रहे थे, शेरों के साथ ही पले बड़े, नाम ही सिया पड़ार, इस प्रकार राजस्थान आए। रुडयार्ड किपलिंग को ये प्लॉट बड़ा पसंद आया। और रुडयार्ड किपलिंग को लगा कि अच्छा, एक आदमी भी यदि पशुओं के साथ रहे तो पशुओं की तरह बिहेव करने लग जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने पूरी बुक लिखी इस प्लॉट पे, जंगल बुक। कौन सी लिखी? उसका मोगली कैरेक्टर यही तो है। उसने जो मोगली कैरेक्टर रचा था, वो मोगली यही तो, जंगल में है मनुष्य लेकिन जंगल के अंदर पशुओं के साथ में रहता है। वो जंगल बुक को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला अंग्रेज जिसको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रुडयार्ड किपलिंग है। उस बुक का नाम जंगल बुक है। 1907 के अंदर क्या मिल गया था? नोबेल। हॉलीवुड वालों ने बाद में मूवी बनाई, 2012 में जंगल बुक मूवी को ऑस्कर मिला था। मतलब एक कहानी, जिस कहानी में एक बंदा पशुओं के साथ रहने लग जाता है, पशुओं की तरह बिहेव करता है, इस पर अंग्रेजों ने नोबेल जीता है। इस पर अंग्रेजों ने क्या जीता है? ऑस्कर जीता है। हम सब ने वो गीत कई बार गाया होगा कि जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। पर उस मोगली को हमारा बच्चा बच्चा जानता है, पर हम नहीं जानते कि कहानी हमारे राव सिंहा की है। कहानी किसकी है? राव
वह रावसिया जी थे। रावसिया जो था वो वहां से कन्नौज से आया था, और उसके बारे में कहानियां थी। एक अंग्रेज ने कहानी को थोड़ा सा एग्जेजरेट करते हुए, थोड़ा सा उसके अंदर और मसाला मिलाते हुए कहानी सुना दी। तो हमारी चीजों पे लोग बेच खाए, जीत गए नोबेल और ऑस्कर, और हमें नहीं पता है। तो आज के बाद में जब भी जंगल बुक वाला नाटक देखो तो आपके दिमाग में कौन आना चाहिए? राव सिंहा। कौन आना चाहिए? जो राजस्थान में राठौड़ों का क्या था? आएगी बात समझे? कहां से आया था? बदायूं। कहां से आया था? कन्नौज के पास बदायूं नाम की जगह पड़ती है। किसकी सहायता के लिए? लगभग कब? 1240 के आसपास। राजधानी कहां बनाई गई? खेड़। और लड़ता हुआ कहां पर मारा गया था? बिट्ठू। तो बिट्ठू में क्या बनी उसकी? चलो अगला राजा लिखो।